आज हम डीएलएसए की बात कर रहे हैं और डीएलएसए का मेन उद्देश्य जो होता है वो लोक अदालत ऑर्गेनाइज कराना होता है और साथ ही साथ उन मामलों का भी जिनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, मतलब एडीआर मैकेनिज्म बेसिकली। तो आज मैं ज़्यादातर सिविल मामलों के बारे में बात करूंगी कि उसमें कैसे एडीआर को हम कैसे उस प्रोसीजर में एडीआर को हम इंगेज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि सिविल मैटर्स में क्या प्रोसीजर होता है जब भी आपको कोई भी सूट फाइल करना होता है। सिविल मैटर्स आप लोग जानते होंगे बेसिकली टॉर्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं या फिर कोई भी लैंडलॉर्ड या टेनेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर हो। तो सबसे पहले कोई भी सिविल मैटर होता है तो उसको हम स्टार्ट ऐसे करते हैं कि सबसे पहले प्लेन जो भी हम बात पत्र जिसको बोलते हैं उसको कोर्ट में दिया जाता है। और आप सभी लोगों ने सीपीसी पढ़ा होगा, सभी छात्रों ने, और नहीं पढ़ा होगा तो कोई जानकारी होगी कि सिविल मैटर्स का जो भी प्रोसीजर है वो सीपीसी से उसको रेगुलेट करता है बेसिकली। तो सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है प्लेन को और ऑर्डर 7 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो है 1908 को डील करता है प्लेन से। प्लेन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। ऑर्डर 7 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट का नाम, कि किस कोर्ट में आप दे रहे हैं प्लेन, उसका नाम प्रॉपर लिखना होता है, पार्टीज जो फाइल कर रहे हैं, प्लेंटिफ वो और डिफेंडेंट, उनका एड्रेस, और भी जो भी आपको जो भी आप कोर्ट से मांगना चाह रहे हैं रिलीफ, उसके बारे में लिखना होता है। तो वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद जब आपकी प्लेन को एक्सेप्ट कर लेता है कोर्ट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि डिफेंडेंट जो प्रतिवादी होता है उसको हम समन्स इशू करेंगे, मतलब कोर्ट समन्स इशू करेगा। क्यों करेंगे? क्योंकि फेयर हियरिंग का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि दूसरी पार्टी को भी सुना जाए उसके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले। तो इसीलिए समन इशू किया जाता है दूसरी पार्टी को जो कि डिफेंडेंट है। तो समन इशू करने के बाद ऑर्डर 5 आप सीपीसी का पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारे प्रोविजंस मिल जाएंगे जो कि बताते हैं कि समन को कैसे इशू करना है, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या एक समन में होना चाहिए। तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। जब एक बार समन इशू कर दिया जाता है डिफेंडेंट को, उसके बाद डिफेंडेंट को अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है, जिसके लिए मिनिमम 30 डेज का टाइम हमारे सीपीसी में दिया हुआ है। और वो 30 डेज जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू 90 डेज इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। तो जब डिफेंडेंट का रिटन स्टेटमेंट आ जाता है उसके बाद अब दो चीजें हो सकती है। देखिए, एक तो ऐसा हो सकता है कि डिफेंडेंट को समन इशू हो गया, उसके बाद उसने अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया। अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शन होगा? मतलब डिफेंडेंट आ नहीं रहा है, पहले कोर्ट ये इंश्योर करेगा कि समन्स जो है डिफेंडेंट को मिल गए हैं। अगर मिल गए हैं और फिर भी डिफेंडेंट नहीं आता है, अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है, तो कोर्ट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर दे, एक पक्षीय कार्यवाही जिसको बोलते हैं हम। अब एक पक्षीय कार्यवाही जब हो गई और डिफेंडेंट को बाद में पता चलता है कि उसके अगेंस्ट एक पक्षीय कार्यवाही हो गई है, तो डिफेंडेंट के पास भी दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो अपील में चले जाए। सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी जो है वो बताता है कि एक्स पार्टी ऑर्डर जो हो जाएगा, डिग्री जो हो जाती है, उसके अगेंस्ट भी अपील जा सकती है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप अपील में चले जाएं। दूसरा ऑप्शन एक और होता है कि आप उसको सेट असाइड करा दें। ऑर्डर 9 रूल 13 जो बात करता है वो सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिग्री की बात करता है। तो आपके पास ये दो ऑप्शन है। अगर डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट 90 डेज जो हमें दिए है ना उसके अंदर आप फाइल नहीं करते हैं तो आप अपील में भी जा सकते हैं और सेट असाइड भी करा सकते हैं उस पार्टी डिग्री। तो ये तो टॉप ऑप्शन है जब आपने रिटन स्टेटमेंट फाइल ही नहीं किया। लेकिन अब रिटन स्टेटमेंट अगर मान लीजिए नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से रिटन स्टेटमेंट आपके पास कोर्ट के पास आ गया है, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट के पास प्लेन है, रिटन स्टेटमेंट है, उसके बाद पार्टीज को बोला जाएगा कि आपने जो भी जिन डॉक्यूमेंट्स पर आप रिलाय कर रहे हैं, जो भी आप कोर्ट से मांग रहे हैं रिलीफ, उसके फेवर में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सब आप कोर्ट में जमा करा दीजिए। तो दोनों पार्टीज जो हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो कोर्ट में जमा करा देंगे। उसके बाद हमारा आता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि यही वो स्टेज है जो एडीआर के बारे में बात करता है, जो कि है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसका रोल होता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कैसे कराया जाए। तो जो पार्टीज आ गई है, उनके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि पार्टीज को कोर्ट एग्जामिन करेगा। पार्टीज कौन है? वही प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो वंस पार्टीज
was an examined order 10 of CPC और कोर्ट उनके एडमिशन और डिनायल जो पर्स से हमें दिख रहे हैं, हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की बात नहीं करेंगे, जो हमें पर्स से दिखेगा कि पार्टी क्या एडमिट कर लेती है। एडमिशन जो है ऑर्डर 12 में होता है CPC के, जो ऑर्डर जो एडमिशन एक्सेप्ट कर लेती है और डिनाई कर देती है पार्टी, उसके बाद सबसे पहले कोर्ट ये देखता है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि हो सकता है, और ये मैंडेटरी है, सेक्शन 89 ऑफ CPC इसके बारे में बात करता है कि कोर्ट को अगर लगता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है तो दोनों पार्टीज को कोर्ट ADR मैकेनिज्म के लिए रेफर कर देगा। अब ADR मैकेनिज्म कोर्ट को एप्रोप्रिएट जो लगता है कि आर्बिट्रेशन से कराना चाहिए, अलग अलग माध्यम दिए गए हैं। अगर आप सेक्शन 89 ऑफ CPC पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग माध्यम दिए गए हैं कि हम आर्बिट्रेशन से भी करा सकते हैं, कंसिलिएशन से भी करा सकते हैं, मीडिएशन से भी करा सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट जो है वो लग जाते हैं। जैसे कि अगर हम आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन की बात करते हैं तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट जो है वो उसके रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। और अगर मीडिएशन की बात आती है तो हर स्टेट का हाई कोर्ट जो है, माननीय उच्च न्यायालय जो है, वो मीडिएशन रूल्स बनाते हैं। तो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने भी रूल्स बनाए हुए हैं मीडिएशन पे, वो लग जाएंगे। फिर उसके बाद जब आर्बिट्रेशन और मीडिएशन और कंसिलिएशन का जो प्रोसीजर है उसके बाद समझौता हो जाता है, अगर कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है पार्टीज के समक्ष, तो उसको रिकॉर्ड करके वापस ये चीज कोर्ट को भेज दी जाती है। और कोर्ट, और इसका मतलब ये है कि आपका मीडिएशन जो है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में सक्सेसफुल हो गया है और कोर्ट उसको डिक्री कर देता है। और अगर नहीं हो पाता है, अगर आपका आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन मीडिएशन एक समझौता नहीं हो पाता है तो वो कोर्ट को वापस आ जाता है। कोर्ट अपना प्रोसीजर नॉर्मली वैसे चला देता है जैसे कि एक प्रोसीडिंग चल रही है। तो उसके बाद जब ये हो गया कि हमारा ADR मैकेनिज्म जो है वो फेल कर गया है और हमने एडमिशन और डिनायल जो है वो भी रिकॉर्ड कर लिया है हमने, मतलब कोर्ट ने, उसके बाद कोर्ट फ्रेम करता है इश्यूज, जो कि ऑर्डर 14 ऑफ CPC है जो इसके बारे में बताता है। इश्यूज फ्रेम करने के बाद पार्टीज को हियर किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है और आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट अपना जजमेंट दे देता है। उस जजमेंट के अगेंस्ट आप अपील में भी जा सकते हैं, और जजमेंट बेसिकली जो होता है वो ग्राउंड्स होता है आपकी जो फाइनल डिग्री होती है उसके, और अपील जो होती है बेसिकली वो डिग्री के अगेंस्ट जाती है। तो जब तक डिग्री नहीं आ जाती, 15 दिन का टाइम होता है जजमेंट के बाद डिग्री लेने में, तो उस 15 दिन के अंदर भी आप अपील में जा सकते हैं उस जजमेंट के बेसिस पे। तो हम अपील में भी जा सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम अपील में चले जाए उस डिग्री के अगेंस्ट। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम रिव्यू में भी जा सकते हैं। रिव्यू में हम कब जा सकते हैं? जब हमारे पास अपील का ऑप्शन ही नहीं है। कुछ ऐसी डिग्री और ऑर्डर्स होते हैं CPC में जिनके अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते, तो उसमें आप रिव्यू में जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि हम रिविजन में भी जा सकते हैं। अब देखिए, हमने पूरा प्रोसीजर देखिए CPC का कि क्या फॉलो करके क्या होता है, और एक डिग्री आ जाती है, बेसिकली जजमेंट आ जाती है। अब उसके बाद सिर्फ हमें जजमेंट तो चाहिए नहीं, हमें बेसिकली क्या चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन भी चाहिए। तो उस जजमेंट का एग्जीक्यूशन, उस डिग्री का एग्जीक्यूशन कराया जाता है। उसके बारे में ऑर्डर 21 ऑफ CPC जो है वो कंप्लीट प्रोसीजर बताता है कि कैसे किसी डिग्री को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। अब इसके डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं कि एक डिग्री को कैसे एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। एक तो ये होता है कि आप किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन मांग रहे हैं सिविल सूट में, तो कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे उसको, उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी करा देंगे हम, ऐसे करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं। या फिर जजमेंट लेटर मतलब जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है, जिसके अगेंस्ट डिग्री हुई है, उसको अरेस्ट या डिटेंशन में भेज सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करा सकते हैं हम। चौथा ये हो सकता है कि सेल करा सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है उसके लिए हम रिसीवर भी अपॉइंट करा सकते हैं। या फिर कोई ऐसा मामला है जो पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है कि किसी दूसरी पार्टी से हमें मनी रिकवर करनी है, पैसा रिकवर करना है, तो कोर्ट उसको डायरेक्ट कर सकता है कि आप ये डिग्री को एग्जीक्यूट कराएं बाय पेमेंट ऑफ द मनी टू द अदर पार्टी। सो बेसिकली दिस इज द होल प्रोसीजर जो कि सिविल मैटर्स के बारे में बात करता है। और इसका ऑर्डर 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज हम लोक अदालत और DLSA के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोर्ट की ये ड्यूटी बन जाती है सेक्शन 89 में कि कोई भी मैटर आए तो उसके एडमिशन और डिनायल को रिकॉर्ड करने के बाद सबसे पहले कोर्ट उसको ADR मैकेनिज्म के लिए भेजे, ताकि अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पॉसिबल है तो इससे देखिए पार्टीज का भी पैसा बचेगा, समय बचेगा, कोर्ट का भी समय बचेगा। और जो हमारी पेंडेंसी आजकल सबसे बड़ा मैटर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारी अदालतों में इतने ज़्यादा केसेस चल रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर भी बहुत बर्डन है, और कोर्ट भी ये चाहते हैं कि जल्दी
बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं स्टूडेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ऑर्डर 10 और DLSA और सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच।